झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेशन 4। झारखंड बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने लगभग नो योर स्टेट करके 3 वीडियो बनाया है, 3 लेक्चर में उस वीडियो को बनाया है, नो योर स्टेट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा नो योर स्टेट करके। झारखंड स्पेसिफिक मैंने बहुत सारी चीज़ों पे बात करी है, डैम्स, रिवर, फेस्टिवल्स, सॉइल्स, मिनरल, इमिनेंट पर्सनालिटी, झारखंड का हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, मैंने बहुत कुछ बताया है। और आज भी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ना, आप देखना उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं। सो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा, आप तीनों वीडियो को देखो, आपका बहुत सारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। सो चलिए हम देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारे प्रैक्टिस सेशन का है कि झारखंड इज होम टू अवर ब्लैंक ऑफ इंडियाज टोटल मिनरल रिसोर्स। ऑप्शन है आपका 40, 30, 15 एंड 55 कि झारखंड जो है इंडिया का कितना परसेंट मिनरल रिसोर्स को रखे हुए हैं। सो देखो, मैंने लगभग स्टार्टिंग वीडियो में अपना जो इंट्रोडक्शन वीडियो था चैनल का उसमें मैंने बताया है, और नो योर स्टेट के लेक्चर 1 जो था मेरा उसमें मैंने बताया है कि झारखंड इकलौता ऐसा स्टेट है ना जिसने 40% से ज़्यादा मिनरल रिजर्व को कंजर्व करके रखा हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? 40%। ए इज द करेक्ट आंसर। सो आप याद रखना कि झारखंड इकलौता ऐसा स्टेट है जिसने मोर देन 40% मिनरल रिजर्व को इकलौता कंजर्व करके रखा हुआ है। ठीक है, अब लो एक्स्ट्रा बिट मैं जो दे रहा हूँ। देखो, झारखंड का 18% कंट्रीब्यूशन है एनएमपी में। एनएमपी क्या है? नेशनल मिनरल प्रोडक्शन। आप समझ सकते हो, दिस इज वेरी बिग चंक, यू नो। 18% का एनएमपी में कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जब ये क्वेश्चन आता है ना तो इसमें देखो कुछ कुछ जुड़े हुए प्रश्न और भी आते हैं। अभी इस एक क्वेश्चन से मैं आपका 7 से 8 क्वेश्चन को तैयारी करवा रहा हूँ, देखना। झारखंड इकलौता ऐसा स्टेट है जिसने 40% मिनरल रिजर्व कंजर्व किया हुआ है, एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा, एनएमपी में इसका प्रोडक्शन रेशियो क्या है? तो 18% का है। तीसरा, कोल में झारखंड का फर्स्ट रैंक है। आयरन ओर में झारखंड का सेकेंड रैंक है। कॉपर में झारखंड का थर्ड रैंक है। और बॉक्साइट में झारखंड का 7th रैंक है। ये चारों क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट प्रैक्टिस सेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड का 7th रैंक कौन से मिनरल में है? बॉक्साइट में है। कॉपर में 3rd है, आयरन ओर में 2nd है, कोल में 1st है। एक क्वेश्चन और आता है कि आयरन ओर लगभग झारखंड ने 26% कंजर्व करके रखा हुआ है। और एक बीट लो, मोर देन झारखंड का जो टोटल मिनरल से जो कंट्रीब्यूशन मिलता है उसे मोर देन 3000 करोड़ है। कितना है? मोर देन 3000 करोड़। तो इस एक क्वेश्चन से 6 से 7 क्वेश्चन निकलते हैं। मैंने आपको सारे बीट्स बता दिए हैं, कुछ भी छोड़ना मत, याद रखना। झारखंड, आई एम जस्ट रिपीटिंग लास्ट टाइम, झारखंड इकलौता ऐसा स्टेट है जिसने 40% मिनरल रिजर्व को कंजर्व किए हुए हैं। कोल में 1st रैंक है, आयरन ओर में 2nd है, कॉपर में 3rd है, बॉक्साइट में 7th है। आयरन ओर का लगभग 26% इसने अपने स्टेट में कंजर्व रखा है। एनएमपी नेशनल मिनरल प्रोडक्शन में 18% का कंट्रीब्यूशन देता है और मोर देन 3000 करोड़ का इनकम इससे मिनरल और रिजर्व से होता है। ठीक है, और मिनरल से होता है। सो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या था? ए था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बेस्ड ऑन द प्लेस आइडेंटिफाई द मिसमैच। तो जो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं इसमें से मिसमैच कौन सा है, कौन सा गलत है? अब चूंकि सारे ऑप्शन वाटरफॉल पे बेस्ड है तो हमें देखना है कि इसमें से कौन सा वाटरफॉल नहीं है। दसम वाटरफॉल है, लोध वाटरफॉल या बूढ़ा घाघ जिसे बोलते हो वो भी एक वाटरफॉल है, जलप्रपात है। जोना वाटरफॉल भी है, ये भी सही है। माइथन वाटरफॉल, माइथन एक वाटरफॉल नहीं है। मैंने बार बार बताया है, माइथन क्या है? एक डैम है। माइथन क्या है? एक डैम है। तो चलो हम एक एक करके, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि ये जो है डी इज मिसमैच। माइथन इज नॉट ए वाटरफॉल, इट्स ए डैम। सो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया डी। अब चलो हम एक एक करके सबकी बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? डी। मैं यहां लिखता हूं, डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलो एक एक करके हम सबकी बात करते हैं और देखना ध्यान से। अब देखो, दसम वाटरफॉल कहां है? दसम वाटरफॉल आपका है रांची में। और ये जिस रिवर की वजह से वाटरफॉल बनता है उस रिवर का नाम है कांची रिवर। ये देखो, एक्स्ट्रा बीट दे रहा हूं। ये सब प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। आज मैं जितना का जितना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं सबको आपके सामने लेके आया हूं, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक है। तो दसम वाटरफॉल रांची में है, जो कि कांची रिवर की वजह से बना हुआ है। कांची रिवर, ठीक है।
लोध वाटरफॉल, जिसे कि आप बूढ़ा घाघ वाटरफॉल भी बोलते हो, बूढ़ा घाघ, ये आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। ये झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल है। दिस इज द, ये जो पॉइंट है ये आपको जरूर याद रखना चाहिए कि ये झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल है। और इंडिया में इसका रैंक क्या है? तो इंडिया में ये 21वां, 21st इन इंडिया, 21वां बड़ा जलप्रपात है। और इसका एक पॉइंट आप याद रखो, ये लगभग 469 फीट या 143 मीटर ऊंचा है। तो जब आप लोधा वाटरफॉल का नाम सुनो या बूढ़ा घाघ वाटरफॉल, दोनों एक ही नाम है, दोनों एक ही को बोलते हैं जलप्रपात को। ये आप याद रखें कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल है, सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड का यही है, लोध वाटरफॉल। इंडिया में इसका 21वां हाईएस्ट जलप्रपात है, 21वां रैंक है भारत में। और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 469 फीट या 143 मीटर है। अब देखो माइथन की हम बात करते हैं। माइथन एक डैम है। माइथन क्या है? एक डैम है। किस रिवर पे है? तो बराकर रिवर पे है। बराकर रिवर पे है। कहाँ पे सिचुएटेड है? तो धनबाद में, धनबाद में है। ठीक है। सो इतना बीट मिला के देखो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। इस दो क्वेश्चन के अलावा ये सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया दसम फॉल किस रिवर की वजह से बनता है? कांची रिवर। लोध वाटरफॉल झारखंड का हाईएस्ट है। तो आप देखो अगर आप इतना पॉइंट याद करते हो ना, तो इस दो क्वेश्चन में लगभग, इस दो क्वेश्चन में लगभग आप 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तैयार कर ले रहे हो। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। टू ब्रदर नेम नीलांबर एंड पीतांबर शाह हैड फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, दे वर लीडर्स ऑफ। कि दो ब्रदर की जो कहानी है, नीलांबर एंड पीतांबर शाह, जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ में फ्रीडम स्ट्रगल में लड़ाई लड़ी थी, वो पूछा जा रहा है कि किस ट्राइब से, किस जनजाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा कि नीलांबर एंड पीतांबर शाह किस ट्राइब से बिलोंग करते थे? संथाल ट्राइब, खरवाड़ ट्राइब, सबर ट्राइब, नॉन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है कि वो सबर ट्राइब से बिलोंग करते थे। सबर ट्राइब इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज सी, आप याद रखना। ठीक है। वैसे नीलांबर पीतांबर ने, दोनों भाइयों ने मिलकर झारखंड के लिए बहुत कुछ किया है। आपको जगह जगह इनकी प्रतिमाएं देखने को मिल जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ भी इनके नाम से है। इनफैक्ट मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ भी नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी है। सो आप याद रखना कि नीलांबर पीतांबर शाह जो थे वो सबर ट्राइब से बिलोंग करते थे। आंसर इज सी। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं कि झारखंड हैज़ 26% ऑफ इंडियाज रिजर्व फ्रॉम द फॉलोइंग। कि झारखंड के पास 26% रिजर्व किस चीज़ का है? कोल का है, कॉपर का है, आयरन का है कि बॉक्साइट का है? अभी जस्ट मैंने जो पहला क्वेश्चन बताया, देखो मैंने क्या बताया था, झारखंड में आयरन और सेकेंड रैंक 26%। मैं सारे बीट को एक जगह आपके लिए एक्यूमुलेट कर देता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर क्या है कि झारखंड के पास 26% रिजर्व किसका है? तो भाई आयरन ओर का है। किसका है? आयरन ओर का है। सी इज द करेक्ट आंसर। देखो स्मार्ट स्टडी करना है, सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट वर्क करना होगा। जब आप एक क्वेश्चन को पकड़ते हो ना तो उसके इर्द गिर्द के सारे क्वेश्चन को पकड़ लो ताकि एग्जाम में आपको रिवीजन में आसानी हो, चीज़ों को रिकॉल करने में आसानी हो। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? 26% रिजर्व झारखंड का किस चीज़ का है? तो आयरन ओर का है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो माइथन डैम इज लोकेटेड इन, मैंने जो नो योर स्टेट का वीडियो बनाया है ना उसमें डैम्स का मैंने अलग से एक लेक्चर लिया हुआ है। उसमें मैंने बताया है हर इंपॉर्टेंट डैम्स के बारे में, और जितना डैम्स के बारे में बताया अब देखो घूम फिर क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। अब माइथन डैम की बात है। माइथन डैम है कहाँ? गिरिडीह, रांची, धनबाद, जमशेदपुर। इस प्रश्न का उत्तर ही मैंने पहले क्वेश्चन में दे दिया। देखो माइथन डैम, माइथन वाटरफॉल नहीं है, डैम है, बराकर रिवर पे है और यह धनबाद में है। कहाँ है? धनबाद में है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, माइथन डैम इज लोकेटेड कहाँ? गिरिडीह, रांची, धनबाद की जमशेदपुर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, धनबाद इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें दो बातें यहाँ भी याद रखो आप। देखो बराकर जो रिवर है, एक रिवर है बराकर, इस रिवर पे 2 डैम बने हुए हैं। इस पर 2 डैम बने हुए हैं। पहला डैम है माइथन और दूसरा है तिलैया। ये दोनों डैम जो है धनबाद में सिचुएटेड है। ये डैम कहाँ है? धनबाद में सिचुएटेड है माइथन। ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप याद रखा माइथन और तिलैया किस रिवर पे हैं? तो बराकर में। कहाँ है? धनबाद में। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अरुणा मिश्रा इज एन इंडियन।
क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि अरुणा मिश्रा एक्चुअली कौन है। ठीक है, एक आर्चर है कि बॉक्सर है कि वेट लिफ्टर है कि हॉकी प्लेयर है। अरुणा मिश्रा इसमें से क्या है? तीरंदाजी से एसोसिएटेड है, बॉक्सिंग से एसोसिएटेड है, वेट लिफ्टिंग से, हॉकी प्लेयर है। शायद मैंने जो पिछला प्रैक्टिस सेशन कराया था पहला या दूसरा, उससे मैंने अरुणा मिश्रा के बारे में बताया था। आज मैं फिर आपको बता रहा हूँ। अरुणा मिश्रा एक बहुत ही फेमस नाम है झारखंड का, वो एक बॉक्सर है। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी। अरुणा मिश्रा एक इंडियन वुमेन बॉक्सर है। ये जमशेदपुर की रहने वाली हैं, जो कि झारखंड में है, आप सबको पता होगा। और इन्होंने गोल्ड जीता है 2003 में, जो एशियन चैंपियनशिप हुआ था उसमें, एशियन चैंपियनशिप जो हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। 2004 में जो वर्ल्ड कप हुआ था बॉक्सिंग का, वो जीता है। और 2011 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड जीता है। तो अरुणा मिश्रा आप याद रखना, झारखंड की एक इमिनेंट पर्सनालिटी है, बहुत नामचीन व्यक्तित्व है इनका। अरुणा मिश्रा एक इंडियन वुमेन बॉक्सर हैं, जो कि झारखंड से बिलोंग करती हैं, जो जमशेदपुर के रहने वाली हैं। और इन्होंने गोल्ड जीता है कब 2003 एशियन चैंपियनशिप में, 2004 वर्ल्ड कप में, और 2011 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? बी होगा। चलो हम आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 कि लांस नायक एल्बर्ट इक्का डाइड व्हाइल फाइटिंग इन द। पूछा जा रहा है कि एल्बर्ट इक्का साहब का जो डेथ हुआ वो कौन सा जंग लड़ते हुए, कौन सा वार में उनकी जान गई? इंडो पाक वार 1971, इंडो पाक वार 1965, कारगिल वार या इंडिया चाइना वार। ठीक है, सो मैं आपको बताऊं कि जो लांस नायक एल्बर्ट इक्का जी हैं, इनकी जो मौत हुई थी, डेथ हुई थी, वो इंडो पाक वार 1971 में हुई थी। अब देखो इनसे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन वो है जो आपके सामने है, आपसे पूछा गया कि एल्बर्ट इक्का साहब की जो मौत हुई थी वो किस वार में हुई थी? इंडो पाक वार 71, 65, कारगिल वार या इंडो चाइना वार? तो सही उत्तर क्या है? ए, इंडो पाक वार 1971। लेकिन उसमें भी एक जंग हुई थी जिसे बैटल ऑफ हिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ हिली। आप इसे भी याद रखना, बैटल ऑफ हिली। इस जंग में खासकर इनकी जान गई थी, जो उसी युद्ध का एक हिस्सा था। और इनको इस शहादत के लिए परमवीर चक्र मिला हुआ है, पीवीसी, परमवीर चक्र इनको दिया गया है, परमवीर चक्र इनको प्रदान किया गया है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड फॉर वैलोर है। कहने का मतलब बहादुरी, वीरता। भारत का वीरता के लिए सबसे ऊंचा जो पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है, जो कि एल्बर्ट इक्का साहब को मिला था, जो कि इंडो पाक वार 1971 में मरे थे। बैटल ऑफ हिली भी कहीं कहीं आपको ऑप्शन में दे देगा, तो आप देखना या तो 1971 का वार हो या बैटल ऑफ हिली हो, इन दोनों से लांस नायक एल्बर्ट इक्का साहब एसोसिएटेड है और इनको परमवीर चक्र मिला हुआ है। मैंने जब झारखंड की इमिनेंट पर्सनालिटी को कवर किया था तो वहाँ पे मैंने इनका जिक्र किया था और पीवीसी का भी जिक्र किया था। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि द मोस्ट फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक ड्यूरिंग द ब्लैक मून, कि इनमें से 4 जो पर्व दिए हुए हैं, इसमें से ब्लैक मून को कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, जावा, सरहुल, बंदना या कर्मा? तो जो करेक्ट आंसर है, अच्छा मैंने अपने वीडियो में वहाँ भी इसे कवर किया है। मैं बार बार आपको इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उस वीडियो को बनाने में मैंने काफ़ी मेहनत करी है। अगर आप हार्डली मुझे लगता है यार कि 2 से 3 घंटे का वीडियो है, तीनों आप देख लोगे ना, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन। सो जो फेस्टिवल ब्लैक मून को सेलिब्रेट होता है वो है बंदना। सी इज द करेक्ट आंसर, बंदना। अब देखो मैं इससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट दे रहा हूँ, आप जरूर याद रखना, ताकि आपको याद रखने में भी आसानी हो और आप सॉल्व भी कर पाओगे कुछ और क्वेश्चंस को भी। देखो बंदना जो फेस्टिवल है ना, और एक फेस्टिवल है सोहराई, बंदना और सोहराई, ये दोनों जो फेस्टिवल है ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल या पेट के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब ये जानवरों के लिए
जो पालतू पशुएं हैं इनके नाम पे इस पर्व को मनाया जाता है। इसमें जानवरों की पूजा की जाती है, उनको नहला धुला कर उन्हें सिंदूर का टीका लगाया जाता है, उन्हें फूल माला पहनाया जाता है। और ये जो वंदना है ये जो है ये ब्लैक मून को सेलिब्रेट होता है, ब्लैक मून को। लेकिन ये जो सोहराई है ये ठीक दिवाली के तुरंत बाद न्यू मून को सेलिब्रेट किया जाता है, न्यू मून को सेलिब्रेट किया जाता है जस्ट आफ्टर दिवाली, जस्ट आफ्टर दिवाली। सो दो ऐसे पर्व हैं जो खासकर डोमेस्टिकेटेड एनिमल और पेट के लिए हैं, वो है एक बंदना और दूसरा है सोहराई। ये दोनों डोमेस्टिकेटेड एनिमल पेट के लिए है। बंदना ब्लैक मून को सेलिब्रेट होता है, सोहराई जो है ठीक दिवाली के तुरंत बाद या न्यू मून को सेलिब्रेट होता है। तो आप जब ऐसे याद करते हो ना तो आपको एक से अधिक क्वेश्चन याद होते हैं और आपको एग्जाम के समय रिकॉल करने में आसानी होती है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कि वो फेस्टिवल जो ब्लैक मून को सेलिब्रेट होता है वो इनमें से कौन सा है? जावा, सरहुल, बंदना, कर्मा। सो बंदना इज द करेक्ट आंसर, सी। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड मेनली बाय अनमैरिड ट्राइबल गर्ल फॉर गुड फर्टिलिटी एंड फैमिली। आपसे पूछा है एग्जामिनर ने कि इन चारों पर्व में से कर्मा, जावा, रोहिणी, बंदना में से अनमैरिड गर्ल फर्टिलिटी और फैमिली की भलाई के लिए कौन से पर्व को, त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं? तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है जावा। जावा इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो जावा ऐसा पर्व है जिसको अनमैरिड गर्ल जो होती हैं, अविवाहित लड़कियां, वो सेलिब्रेट करती हैं ताकि उनका परिवार अच्छे से बढ़ सके, फैमिली अच्छी बने। ठीक है, और बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि लोग एक बास्केट में जर्मिनेटिंग सीड जो होता है ना, जो सीड जस्ट मतलब कि ग्रो करना शुरू होता है, उनकी पूजा वूजा करते हैं ताकि उनका ऐसा मानना है कि इससे उनका फैमिली का बॉन्डिंग, उनका अपना आने वाला ज़िंदगी, उनके वंश में वृद्धि, फर्टिलिटी और लव बॉन्डिंग फैमिली के बीच में अच्छा रहेगा। ठीक है, सो जावा ऐसा पर्व है। सो बी, जावा इज द करेक्ट आंसर। ये पर्व अनमैरिड गर्ल्स सेलिब्रेट करती हैं फॉर देयर गुड फर्टिलिटी एंड फैमिली। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि सरदारी मूवमेंट जो हुआ था उसका मेन रीज़न क्या था? कि सरदारी मूवमेंट एक हुआ था, सरदारी आंदोलन, उसका मेन रीज़न इनमें से क्या है? पहला कि क्रिश्चियन का कन्वर्जन और इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बाई संसारी हो रहा हो, कि क्रिश्चियन का जो कन्वर्जन चल रहा था और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो था वो एक रीज़न था। दूसरा कि फार्मर का एजिटेशन ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फोर्स लेबर, कि फोर्स लेबर की वजह से फार्मर का जो एजिटेशन बढ़ा वो एक रीज़न था। द इंक्रीज इन द रेंट बाय मिडिल मैन बाई लीगल मीन्स, कि जो उनका रेंट में वृद्धि कर दी गई थी मिडिल मैन जो बिचौलिए थे उनके वजह से, वो एक रीज़न था। या डी, बोथ, बी एंड सी। सरदारी आंदोलन का मुख्य रीज़न क्या था? किसी को याद है सरदारी आंदोलन के बारे में? मैं आपको सरदारी आंदोलन के बारे में कुछ पॉइंट्स देने वाला हूं, आप उतना ज़रूर याद रखना अगर आपको कुछ और नहीं याद तो। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का सरदारी मूवमेंट का मेन रीज़न था, आंसर होगा डी, बोथ, बी एंड सी। पहला तो मेन रीज़न था कि फार्मर्स एजिटेशन ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फोर्स लेबर, और सेकेंड की इंक्रीज इन द रेंट बाय मिडिल मैन बाय इलीगल मीन्स। अब देखो सरदारी मूवमेंट जो है ना लगभग 1858 से, सरदारी मूवमेंट जो है ना लगभग 1858 से 95 तक के बीच में चला। अब देखो सरदारी मूवमेंट हुआ क्या, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, ये मूवमेंट किस फिलॉसफी पे बेस्ड था? तो जो फिलॉसफी है सरदारी मूवमेंट की वो थी कि आदिवासी वेर द फर्स्ट to clear the land of Chota Nagpur, the land of Chota Nagpur. So they have all free right, anywhere in Chota Nagpur land, Chota Nagpur लैंड। इनका कहने का मतलब था कि आदिवासी ही जो है ना वही छोटा नागपुर लैंड के असल मालिक है, सरदार है। ठीक है, वो कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। पर हुआ क्या कि देखो ब्रिटिश का इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद और लैंडलॉर्ड्स का वहाँ का दबदबा काफ़ी बढ़ा, वहाँ के जो ज़मींदार थे वो भी थोड़े क्रूएल नेचर के थे। इन्होंने क्या किया ना कि जो किसान थे, जो कि एग्रीकल्चरिस्ट थे, उन सब से उनकी ज़मीन की सरदारी छीन ली, मतलब मालिकाना हक छीन लिया।
और उनसे वो उन्हीं के ज़मीन पर रेंट लिया करते थे। उनके आने आने में बहुत जगहों पे रिस्ट्रिक्शन भी लगा के रखा हुआ था। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर और वहाँ के जो किसान थे ना, उनको फोर्स लेबर के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, फोर्स किया जा रहा है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फोर्स लेबर, जिसके वजह से वहाँ के जो कृषक थे, किसान थे, काफ़ी दुखी थे। प्लस उनका जो रेंट था ना, वो अब्रप्टली बढ़ा दिया गया था। तो इन सब बातों को लेकर सरदारी मूवमेंट स्टार्ट किया गया कि नहीं, उनका ये मानना था कि ये जो ज़मीन है हमने जंगल से बनाया है, कहने का मतलब कि दे हैव प्रोक्लेम्ड दिस लैंड फ्रॉम फॉरेस्ट, सो हम किसी को रेंट क्यों दें। और इस मूवमेंट को सबसे ज़्यादा बल कब मिला, ये पीक पे कब गया, जब 1895 में भगवान बिरसा मुंडा ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। अगर आप भगवान बिरसा मुंडा का स्पीच भी सुनोगे ना, उन्होंने वो जो कहते थे, तो उनका हिज स्पीच वाज पार्टली स्पिरिचुअल इन नेचर एंड पार्टली रिवोल्यूशनरी इन नेचर, ठीक है। मतलब एक तरह से कुछ बातें आपको लगता था कि ये स्पिरिचुअल की तरफ जा रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ की बातें हैं, कुछ रिलीजियस थॉट्स थे और कुछ क्रांतिकारी उनका सोच भी था, तो उनसे मिला जुला था। तो उनका ये बोलना था कि नहीं, आदिवासी जो हैं इन्होंने जंगल से प्रोक्लेम करके इस लैंड को बनाया है, तो हम रेंट क्यों देंगे। और बेसिकली ब्रिटिश का इन्फिल्ट्रेशन, वहाँ के ज़मींदार लोग सब मिल के जो छोटानागपुर लैंड को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, एक वहाँ के जो खेतिहर थे उनको फोर्स लेबर में ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, उनका रेंट बढ़ा दिया गया था। इन सब बातों को लेकर ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो सरदारी मूवमेंट के बारे में आप याद रखना कि इनका बेसिक फिलॉसफी जो है, ये क्वेश्चन आया है कि व्हाट वाज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ सरदारी मूवमेंट। सो आदिवासी वर द फर्स्ट टू क्लियर द लैंड ऑफ छोटानागपुर, सो दे हैव ऑल इनएलिएनेबल राइट टू फ्री एनीवेयर इन छोटानागपुर लैंड, ठीक है। और ये मूवमेंट पीक पे कब गया, 1895 में। ये मूवमेंट पीक पे कब था, 1895 में जब भगवान बिरसा मुंडा इसको सपोर्ट किए थे, ठीक है। अब मेन रीज़न तो आपको मैंने बता ही दिया है। और बेसिकली ये जो मूवमेंट था, ये अगेंस्ट जमींदार लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में किया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, डी होगा। अब हम चलते हैं